क्या मोदियों के विरोधियों को 24 में मोदी को हराने का ब्लूप्रिंट मिल गया है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मीटिंग में कहा कि एक ऐसा फॉर्मूला बना है जो बीजेपी तक लीक ना हो जाए। तो कांग्रेस ने 24 जीतने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाया है? क्या इंडिया अलायंस की अगली बैठक में इसी फॉर्मूले का पहला प्रेजेंटेशन होने वाला है? और क्या वाकई ऐसा फॉर्मूला है जिससे मोदी को हराया जा सकता है, वो भी ऐसे समय में जब मोदी के हिंदुत्व का वोट बैंक ऑल टाइम हाई होने वाला है? ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने आज दिल्ली में 28 राज्यों के अपने नेताओं के साथ एक बैठक की। 2024 के चुनावों को देखते हुए यह अहम बैठक थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक सीटों पर इस बैठक में चर्चा की गई। यानी फोकस यह है कि 2024 के चुनावों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक सीटों पर फोकस किया जाए। देश में 45% ओबीसी हैं, 14% मुसलमान हैं, 17% दलित हैं और 5% आदिवासी हैं, जिनके कुल वोट 81% होते हैं। यानी कांग्रेस 2024 के चुनावों में इन्हीं 81% वोटों पर फोकस करना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कुल 19.46% वोट मिला था। कांग्रेस का मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो यही लगता है कि उसके लिए 81% वोट हासिल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लोकसभा चुनाव शुरू होने के 81 दिन पहले कांग्रेस वोटरों के 81% वोट हासिल करना चाहती है, जबकि हकीकत में कांग्रेस के लिए कुल 81 सीट लाने के भी लाले पड़े हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले यह विस्तार से समझिए कि कैसे पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस को वोटों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसका सारा वोट बैंक बीजेपी के खाते में शिफ्ट हो रहा है। जिन 4 वर्गों पर कांग्रेस फोकस करने को कह रही है, उन्हीं की बात करते हैं। यानी 45% वाले ओबीसी, 14% वाले मुसलमान, 17% वाले दलित और 5% वोटर वाले आदिवासी। तो सबसे पहले ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं, जिनकी संख्या देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है। नई जातीय जनगणना में बिहार में इनकी संख्या 63% से ऊपर बताई गई। माना जाता है कि देश के अलग अलग राज्यों में इनकी संख्या अलग अलग है, लेकिन मोटा अनुमान यह है कि इनकी संख्या 42 से 45% के बीच है। सबसे बड़ी संख्या की वजह से वोट बैंक भी सबसे बड़ा ओबीसी ही है और ओबीसी वोटर्स की सबसे पहली पसंद कांग्रेस के बजाय बीजेपी है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का ओबीसी वोट बीजेपी के पास शिफ्ट हो चुका है। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर की पहली पसंद क्षेत्रीय पार्टियां थीं, जिन्हें कुल 54% ओबीसी वोट मिला था। कांग्रेस को 25 और बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिला था। फिर जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो तब भी ओबीसी वोटर्स की पहली पसंद क्षेत्रीय दल ही रहे, जिन्हें 51% ओबीसी वोट मिला। कांग्रेस को सिर्फ 15% मिला। बीजेपी का ओबीसी वोट प्रतिशत बढ़कर 34% हो गया। लेकिन 2019 के चुनाव में समीकरण पूरी तरह से उलट गए। क्षेत्रीय दलों का ओबीसी वोट घटकर 41% रह गया। कांग्रेस को 15% ओबीसी वोट मिले, जबकि बीजेपी के ओबीसी वोट 10% बढ़े और 44% ओबीसी वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया। मतलब यह कि ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी मजबूत पकड़ बना चुकी है। बीजेपी सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए बीजेपी ने बहुत से काम किए हैं। हाल के विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी ने ओबीसी का खूब जाप किया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। बीजेपी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि विपक्ष के पास यह मुद्दा बचा ही नहीं। मध्य प्रदेश में ओबीसी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। सीधा संदेश यूपी से लेकर बिहार तक दे दिया। अब ऐसी बीजेपी का कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? चलिए एक और वोट बैंक की बात कर ली जाए, दलित वोटों की। ये भी कांग्रेस से खिसककर बीजेपी के पास जा रहे हैं। दोनों का कंपैरिजन देखिए और समझिए कि कैसे ये बीजेपी के पास खिसके हैं।
2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 27% दलित वोट मिला था, जबकि बीजेपी को तब इस वर्ग का सिर्फ 12% वोट मिला था। 2014 में मोदी पीएम उम्मीदवार बने तो कांग्रेस का दलित वोट घटकर 19% रह गया, जबकि बीजेपी का एससी वोट बढ़ा और 24% पर पहुंच गया। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 20% दलितों के वोट मिले, जबकि बीजेपी का दलित वोट करीब 10% बढ़ा। बीजेपी को 33.5% दलितों ने वोट दिया। देश में 17% दलित वोट है, जिसका 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। मोदी के लाभार्थी वोट बैंक की वजह से यह माना जाता है कि 2024 में बीजेपी को बम्पर वोट मिलेगा और इसमें दलितों का वोट भी शामिल होगा, यानी ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसी तरह से अगर आदिवासी वोटों की बात की जाए तो इसमें भी कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ है। यह भी साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक भी बीजेपी की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। इसे भी 3 चुनावों के उदाहरण से समझिए। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 39% आदिवासी वोट मिला था, जबकि उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 24.5% आदिवासियों ने वोट किया था। 2014 में स्थिति पलट गई। कांग्रेस का वोट करीब 11% कम हुआ और सिर्फ 28% आदिवासी वोट मिला और ये वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। बीजेपी को सीधे 38% आदिवासियों के वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को 31% आदिवासियों ने वोट दिया, जबकि बीजेपी के वोट 6% और बढ़कर 44% हो गए। बीजेपी के लिए आदिवासियों का ये वोट इस बार और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले बीजेपी ने देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति दिया। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी और उसके बाद पिछले महीने ही आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर 2024 में आदिवासी वोटों के लिए बड़ी मैसेजिंग की है। हालांकि कांग्रेस को अपने मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट रहा है, यानी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में ये वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। 2009 में तो बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले, 2014 में 8.5% और 2019 में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमान भी कब तक कांग्रेस की हार की हैट्रिक बनाता रहेगा? उसे भी तो यह समझ में आएगा कि हारने वाली पार्टी को नहीं, जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपना फोकस मुसलमानों की तरफ कर लिया है, तो अगर बीजेपी को मुसलमानों के 15 से 20% वोट और मिल जाएं, तो फिर कांग्रेस तो कहीं की नहीं बचेगी। कांग्रेस के पास बचेगा क्या? यानी फिलहाल तो पिक्चर यह बन रही है कि 16% सवर्ण पूरी तरह से बीजेपी के पास हैं, 45% ओबीसी के वोट पर भी बीजेपी को बढ़त है, 17% दलित के वोट में भी बीजेपी को बढ़त है, 5% आदिवासियों का वोट पूरी तरह से बीजेपी के पास है, 14% मुसलमान क्षेत्रीय दलों के पास बटे हैं, बीजेपी के पास भी जा सकते हैं, और 3% बाकी अल्पसंख्यक वोट सबके पास बराबर बराबर बंट रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए वोट प्रतिशत के इस सिनेरियो में क्या बच रहा है? कहां से कांग्रेस को वोट मिलेंगे? और यह सवाल सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों का नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी इसी पर विचार कर रही है। इसीलिए हर राज्य के हिसाब से तरह तरह की रणनीतियां बन रही हैं। इन्हें शायद आप जानते नहीं होंगे, ये आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे वाईएसआर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला हैं, जो आज अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल हो गई। शर्मिला वाईएसआर तेलंगाना पार्टी चला रही थी, लेकिन आज इन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। इनके बड़े भाई वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शर्मिला ने अपने पिता का ऐसा सपना आज देश को बताया जो बहुत मुश्किल लग रहा है। It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress Party will lay on me, I promise to fulfill that responsibility in all loyalty, integrity and diligence. वाईएस शर्मिला का ही नहीं, बल्कि हर कांग्रेसी का भी यही सपना है, और इन्हीं सपनों की पूर्ति के लिए कांग्रेस ये नए नए गठबंधन कर रही है।
क्योंकि कांग्रेस ये मान रही है कि नॉर्थ में तो बीजेपी को मात देना मुश्किल है, इसलिए साउथ की जमीन पर किस्मत आजमानी चाहिए। आंध्र प्रदेश की सीटों के दम पर ही कांग्रेस ने 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाई थी। तब संयुक्त आंध्र प्रदेश था और इस राज्य में कुल 42 लोकसभा सीटें हुआ करती थीं। 2004 में 42 में से 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 7 अलायंस के दूसरे सहयोगियों ने जीती। 2009 में कांग्रेस ने यहां 33 सीटें जीती थी और इस जीत में तब वाईएस शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो चुके हैं। तेलंगाना में 17 सीटें शिफ्ट हो चुकी हैं। बाकी जो 25 सीटें आंध्र प्रदेश में हैं, उन पर शर्मिला के भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर का कब्जा है। पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस ने 25 में से 22 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस यहां कैसे जीतेगी? दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस भी बड़ा सिरदर्द दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिन पार्टियों को अपने साथ लेकर चलने की सोच रही है, वो कांग्रेस की सुन ही नहीं रहे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस टीएमसी से गठबंधन नहीं चाहती है, पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहती है, और अब केरल कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वाम दलों से गठबंधन नहीं चाहिए। यही हाल रहा तो इंडिया गठबंधन कैसे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग हुई भी नहीं है और झगड़ा बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात की है, तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो भीख नहीं मांग रहे, अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो, सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये अकेला लड़ने का जो बात अधीर चौधरी जी ने बोला है, एक ही आंसर है। 2021 असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़े थे और गवर्नमेंट फॉर्म किया, और कांग्रेस अधीर चौधरी का पार्टी सीपीएम से हाथ मिलाकर अलायंस करके वो लोग लड़े थे और 0 मिला, 0। तो इसके बाद वो कैसे ये सब बोल भी सकता है? पूरा भाजपा का एजेंडा लेकर, भाजपा का एजेंट बनकर अधीर चौधरी चल रहा है। इंडिया देश में फाइट कर रहा है, ममता जी कोऑपरेट कर रहा है एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। तो बंगाल में ये तो एआईसीसी को, कांग्रेस हाईकमांड को देखना चाहिए, वहाँ पर उसका तृणमूल का, ममता जी का सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। और यहाँ पर उनका स्टेट यूनिट यहाँ पर भाजपा का दलाली कर रहा है। और ये लोग क्या चाहते हैं? तृणमूल को वीक करना चाहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ये अधीर चौधरी। ये जो डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है ये कांग्रेस इस स्टेट में, ये तो बंद होना चाहिए। उधर कांग्रेसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं, तो इंडिया अलायंस में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी भी नीतीश को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने लगी है। नीतीश कन्वीनर के साथ साथ पीएम उम्मीदवार के लिए दावेदारी कर रहे हैं। गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों? हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं? संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे वो किसका काम है? वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका बाबा जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे।
हालांकि कांग्रेस ऑल इज वेल बता रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की फिर से तैयारी कर ली है। नॉर्थ ईस्ट से निकलने वाली भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है, क्योंकि अब कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो एक ब्रांड बन चुका है। कांग्रेस की ये यात्रा 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों को कवर करने वाली है। 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कांग्रेस के ये सारे प्रयोग धरे के धरे रह जाएंगे और 24 में मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगा लेंगे।